अब देखिए, समष्टि और व्यष्टि में बच्चा बहुत ज्यादा अंतर है। समष्टि का मतलब क्या है कि एक जैसी, कह सकते हैं एक जैसी व्यष्टि का समूह। आप अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अब क्या बच्चा देखो, जो समष्टि होती है, जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या कि जैसे हम हो गया, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक व्यष्टि कहलाऊंगा। अब मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन यानी कि समष्टि कहलाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ना समष्टियां। चलो, तो समष्टि के क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 लक्षण है समष्टि के। सबसे पहला क्या, स्पर्धा करना। स्पर्धा माने कंपटीशन, और ये बात को भी हमने पढ़ा हुआ है किसमें, इवोल्यूशन में। ठीक है, कि हर व्यक्ति, हर जीव क्या करता है, एक दूसरे से लड़ाई करता है भोजन के लिए, आवास के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, स्पर्धा समझ में आया। तो स्पर्धा कौन करेगा, एक व्यष्टि करेगा कि समष्टि करेगा, समष्टि करेगा। भैया व्यष्टि अकेला है, किससे स्पर्धा करेगा, मैं व्यष्टि हूं, मैं अकेला हूं, किससे स्पर्धा करूंगा, किससे कंपटीशन करूंगा, किसी से नहीं। तो जो समष्टि होती है, समष्टि माने समूह, एक भीड़, भीड़ किसका, एक ही जैसे लोगों का, एक ही जैसे जातियों का क्या हो जाएगा, समूह जो है वो क्या कहलाएगा, समष्टि। और उनमें आपस में क्या होता है, स्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या होगा, ये किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये किसी एक भौगोलिक होता है कि भौगोलिक होता है, भौगोलिक देख लेना, सही होगा तो ठीक है। ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी समष्टि हो, ये अपने एक क्षेत्र में ही पाई जाती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुदरा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे घर मकान बना है, हम लोग यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहां पे खेत है वहां पे नहीं पाए जा रहे हम लोग। क्यों, क्योंकि एक क्षेत्र होता है हर समष्टि का। ठीक है, अब चाहे जानवरों का यदि अगर समष्टि कहा जाए कि अगर शेर का समष्टि है, तो शेर का समष्टि हमारे साथ नहीं रहता है, उसका एक अपना निश्चित क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा बिंदु, तीसरा किसी के दिमाग में है, अरे हाँ, अरे संसाधन का उपयोग। ये लोग क्या करते हैं, संसाधन का प्रयोग करते हैं, संसाधन का उपयोग। चौथा है जनन। देखो, संसाधन का उपयोग कहने का मतलब कि हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे बिजली है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है, जो भी संसाधन है, या फिर कोई ईंधन है जो हमारे आसपास मिल रहा है, तो उन संसाधनों का उपयोग करता है कौन, समष्टि। और उसके बाद क्या है, जनन भी करता है समष्टि, ताकि वो अपनी आगे जनसंख्या को बढ़ा सके। तो ये 4 लक्षण है समष्टि के। ठीक है, लिखना है, लिख लीजिए, बुक में अंडरलाइन करना है, फटाक से अंडरलाइन करिए, आगे बढ़िए। अभी तक हमने लक्षण देखा है समष्टि का, अब देखने वाले हैं गुण। जन्म दर, और इसी से जुड़ा है आपका मृत्यु दर। पहले इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हमने लिखा है किसको, समष्टि को। अगर यहीं पर मैं लिख दूं किसको, व्यष्टि को, तो क्या व्यष्टि का, सुनना ध्यान से, जवाब फट से नहीं दे देना, क्या मैं कह सकता हूं कि व्यष्टि का गुण है जन्म दर, व्यष्टि का गुण है मृत्यु दर? हाँ या ना में जवाब बताइए, कह सकता हूं या नहीं? कह सकते हैं कि व्यष्टि का क्या होगा, जन्म दर होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका मृत्यु दर होगा। वाह रे होनहारो, एक अकेला व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म दर नहीं बढ़ाता। एक अकेला व्यक्ति मरता है, मृत्यु होती है उसकी। ये जन्म दर अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, समष्टि के लिए होता है।
लेकिन हाँ में हाँ मिलाने में कितना अच्छा लगता है ना, और हम भी फील नहीं होने देते कि कुछ गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि व्यष्टि का गुण है क्या? जन्म लेना, जन्म। व्यष्टि का गुण है क्या? मृत्यु। ठीक है, और ये जन्म दर और मृत्यु दर ये समष्टि का गुण है। ठीक है, इसको कहते हैं बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर। गलती से भी ना कहिएगा कि व्यष्टि का ये गुण है, बस इसीलिए आपको लिखा था मैंने यहाँ पे, हालांकि पढ़ना किसको? हमको, समष्टि को। ठीक है, अब जन्म दर का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में कुछ एक निश्चित समय में कितने लोगों ने जन्म लिया है, वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा? जन्म दर कहलाएगा। ठीक, यही विपरीत शब्द किसके लिए आ जाएगा? किसी एक निश्चित क्षेत्र में कितने लोगों ने या फिर कितने लोगों की मृत्यु हुई है और निश्चित समय में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहां पर कुदरा में 1000 लोग हैं पहले से। ठीक है, अगले 1 साल में, यानी कि अभी 2023 से 24 की तुलना यदि हम करें कि 2023 में जो था 1000 लोग थे और 2024 में लगभग यहां पर 100 लोग जन्म लिए, यानी कि 100 लोग की संख्या बढ़ गई है। अब कितने हो जाएंगे? 1100 हो जाएंगे। तो यहाँ का जन्म दर क्या होगा? बढ़ा हुआ है। कितना जन्म दर बढ़ा हुआ है? कितना प्रतिशत? ज्यादा बढ़ा दिए क्या? गड़बड़ाने लगा अभी ये माइंड। 100 को बढ़ा दिया तो कह रही है 100% बढ़ गया सर। देखो जन्म दर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मृत्यु दर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो कितने लोगों ने जन्म लिया है? पहले कितना था? 1000। 1 2 1 2 भागा दे तो कितना हो जाएगा? 0.1% प्रति वर्ष। ये है क्या? जन्म दर। कि इतने प्रतिशत स्पीड से क्या हो रहा है? जन्म बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? जन्म दर। तो जन्म दर निकालना है तो क्या करोगे? कितने लोगों ने जन्म लिया है, उससे पहले कितने लोग थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करो? इनको क्रॉस कर दो, डिवाइड कर दो। जो परसेंटेज आएगा वो आपका क्या बताएगा? उस जन्म दर का रफ्तार बताएगा कि इतनी तेजी से क्या हो रहा है, इनका परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कुछ गलती किया क्या? 10% होगा। गुणे 100 करना तो भूल ही गया प्रतिशत के लिए। 100/1000 गुणे 100। 1 2 1 2 3 कितना हो जाएगा? 10% प्रति वर्ष। सॉरी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कमजोर है भाई। परसेंटेज लिखने के लिए भैया परसेंटेज कभी भी निकालते तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है कि 10% जो है इस वर्ष में जन्म दर बढ़ा है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहेगा, अगले साल भी इतना ही बढ़ रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं कि 10% प्रति वर्ष जन्म दर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर कांस्टेंट रहा तो सेम यही कहानी होगी क्या? मृत्यु दर की। ठीक है, अब क्या ये एक्यूरेट डेटा है? क्या ये एक्यूरेट डेटा है? हाँ, क्या? बिल्कुल ये करेक्ट डेटा नहीं, बशर्ते हमने बस केवल ये निकालना है कि जन्म दर क्या है। ठीक है, जन्म दर क्या है, यानी कि कितनी प्रतिशत में जनसंख्या बढ़ी है। अगर मैं एक्यूरेट डेटा की बात करूंगा तो क्या है, 1000 जो आदमी है इतना बढ़िया पावर लेके बैठा है कि एको नहीं टपकेगा इसमें से। एक साल में 100 लोग टपक गए ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर भी तो कुछ लोग टपक जाएंगे ना। ठीक है, तो इधर 1000 में से कुछ तो संख्या कम होगी ना। ठीक है, तो जब एक्चुअल निकालते हैं ना तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइडेड बाई ओवरऑल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं पल्ले पड़ा? देखो बर्थ रेट कितना जन्म हुआ, बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना बढ़ा है। मान लो कि 100 लोगों ने जन्म लिया, 10 लोग इसमें से गायब हो गए, तो कितना बढ़ा? 90। पहले कितना था? 1000। गुणे के लिए 100।
ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या समझना है कि जन्म दर समझना है। तो जन्म दर का मतलब क्या हुआ भाई कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में कितने लोगों ने जन्म लिया है, वो उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जन्म दर। सॉरी, उस क्षेत्र का नहीं, उस समष्टि का क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। यही चीज क्या हो जाएगा मृत्यु दर में, कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो समष्टियां मिल रही हैं उसमें से कितने लोगों ने अपने प्राण को त्याग दिया या कितने लोग वहां पर मर गए, और एक निश्चित समय में वो उस समष्टि का क्या कहलाएगा, मृत्यु दर कहलाएगा। क्या दोनों लिखवाना पड़ेगा? नहीं ना? चलो, जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, उसके बाद तीसरा लक्षण, तीसरा गुण क्या देख रहे हैं, लिंग अनुपात। ये तीसरा गुण है, ठीक है। अब लिंग अनुपात का मतलब अभी जस्ट बात किया क्या कि कितने 1000 जनसंख्या है, 1000 क्या है, समष्टि मिल रही है, यानी कि 1000 लोग यहां पर मिल रहे हैं। अब इसमें से नर कितने हैं, मादा कितने हैं, यदि मैं ये तुलना कर लूं अनुपात में, तो वो क्या कहलाएगा, इस समष्टि का लिंग अनुपात कहलाएगा। जैसे हमने कह दिया कि यहां पर 400 महिला है, ठीक है, और 600 पुरुष हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4:6। इसको भी कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि इस क्षेत्र का जो लिंगानुपात होगा वो क्या होगा, सही है ना? चलो, ठीक है। तो लिंग अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो समष्टियां पाई जा रही हैं उन समष्टियों में नर कितने और मादा कितने, इनके अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात। और ये एक व्यष्टि का नहीं, सोचो चौथा गुण है क्या आपका, कि हम उसको जनसंख्या को किसमें दिखा सकते हैं, आयु पिरामिड पर दिखा सकते हैं, आयु पिरामिड, ठीक है। चौथा हमारा गुण है ये। अब सोचो बाबू कि यहां पे ग्राफ में दिया हुआ है आपके बुक में क्या, जन्म पूर्व। तो जहां जहां जन्म पूर्व दिया है उस सब जगह पे क्या कर लीजिएगा, जनन पूर्व। कैसे कह रहे हैं ये बात को जरा फील करो कि जन्म पूर्व क्या जनसंख्या होगी, जब जन्म हुआ ही नहीं है। पूर्व माने का पहले, जन्म से पहले क्या जनसंख्या, जब जन्म हुआ ही तो जनसंख्या कैसी। दूसरा लाइन क्या है, जनन पूर्व, अभी जनन नहीं हुआ, ठीक है, हम हैं, हमने जनन नहीं किया, लेकिन हमारी तो जनसंख्या है ना, ठीक है। लेकिन जन्म पूर्व कहेंगे तो क्या जनसंख्या मिलेगी, कुछ नहीं, हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो जनसंख्या कैसी, ठीक है। इसलिए इसको सही करके क्या करिएगा, जनन पूर्व करिएगा। तो जहां जहां दिया है जन्म, तीनों में जन्म दिया है, 3 को ग्राफ बना होगा, तीनों ग्राफ पे नहीं देखिए, तीनों ग्राफ से पहले 3 गो वर्ड लिखा होगा। एक होगा जन्म पूर्व, एक होगा जन्म क्षम, और एक होगा क्या, जनन पश्च, ठीक है। देखें, एकरो तनी सही रखा करो बाबू। हाँ ठीक है, जन्मोत्तर, जनन क्षम, जनन पूर्व, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आयु पिरामिड को समझते हैं हम लोग। देखिए आयु पिरामिड क्या है, तो आयु पिरामिड में हम क्या दिखा सकते हैं, किसी समष्टि की आयु को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये पिरामिड 2 तरीके से बनता है, एक बनेगा बढ़ते क्रम में और एक बनेगा घटते क्रम में, ठीक है। आपके बुक में कुछ स्क्वायर वाला दिया है, उसको भी समझा देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये एक दिखा रहा है क्या, बढ़ते क्रम में, और एक दिखा रहा है घटते क्रम में। जनन पूर्व, यानी कि जब तक एक समष्टि ने जन्म नहीं दिया है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जनन नहीं किया है, तो जनन पूर्व।
दूसरा क्या है, जनन क्षम है ना, और एक है आपका जनन पश्च या जननोत्तर है, कोई नहीं, जनन पश्च कहते हैं भी उसको, यानी कि जन्म देने के पश्चात। ठीक है, तो ये एक रेखा बता रही होती है कि जनन पूर्व से पहले की जनसंख्या, उसके बाद जब जनन कर दिया उसकी जनसंख्या, फिर जनन करने के पश्चात की जनसंख्या, धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती हुई। तो ये पिरामिड यदि सीधा है तो ये बता रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप इस ग्राफ को ना देखिएगा कि सर ऊपर जाके पतला हो गया, नहीं, ये बता रहा है कि सीधा पिरामिड है, सीधा पिरामिड यानी कि समष्टि की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा। तो ये बता रहा है क्या कि समष्टि की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। यही चीज को उल्टा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, जनन पूर्व, ये क्या होगा, जनन क्षम होगा, ये क्या होगा, जनन पश्च होगा। तो धीरे धीरे जनसंख्या घटती जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और एक होगा कि जनसंख्या समान होगा। अब आइए अपने बुक वाले पे। ठीक है, अब बुक में क्या दे रखा है, 3 पिरामिड है, कुछ इस तरीके का आपके बुक में होगा। एक ऐसा है, ये किसको बता रहा है, बढ़ते क्रम को बता रहा है। ठीक है, एक होगा आपका इस तरीके से, मिला ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जैसा नीचे से था वैसा ऊपर, यानी कि जनसंख्या एक बार बढ़ी है फिर उतने पे कांस्टेंट है, घट बढ़ नहीं रही है। और एक दिखाया हो गया क्या, घटते क्रम में। तीसरा वाला फिगर देखो, अच्छा हमने इस वाले को पहले बना दिया ना, ये तीसरा नंबर वाला है, इसको पहले बना दिया है, और एक को सही है। अरे मुझे देखना पड़ेगा बराबर समझना। समष्टि वृद्धि, अब समष्टि वृद्धि माने क्या होता है, समष्टि में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये जनसंख्या या समष्टि का हम लक्षण देख चुके हैं पहले ही, कि ये किसी ना किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है समष्टि। ठीक है, क्या बोला पांचवा कि भाई समष्टि में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, समष्टि वृद्धि। और यदि वृद्धि हो रही है इसका मतलब जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ रहा है इस मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर बढ़ेगा। ठीक है, अब समष्टि की जनसंख्या बढ़ानी है, समष्टि की संख्या बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए ना 2 फैक्टर जिम्मेदार हैं, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि समष्टि की जो वृद्धि होती है वो 2 प्रकार से, एक होती है धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो समष्टि की वृद्धि होगी, नेगेटिव होगा तो समष्टि की जनसंख्या में कमी आएगी। अब किसी एक निश्चित क्षेत्र की बात करें, वो भी किसके लिए, समष्टि के लिए, तो बताओ कि मुझे जन्म लिखना सही रहेगा कि जन्म दर लिखना सही रहेगा। समष्टि के लिए जन्म नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, जन्म दर। अरे भाई चलो, और ये पढ़ा है आपने जनसंख्या विस्फोट में। जनसंख्या विस्फोट जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार क्या है कि वहां का जन्म दर बहुत ज्यादा होगा, मृत्यु दर क्या होगा, बहुत कम होगा। ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग क्या हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, या कम से कम लोग वहां से जा रहे होंगे। तो ये चारों फैक्टर मिलकर के क्या करते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, अब समष्टि में यदि वृद्धि हो रही है, देखिए वृद्धि होना 2 तरीके से होता है। वृद्धि केवल बढ़ना ही नहीं कहलाता है, घटना भी क्या कहलाता है,
वृद्धि कहलाता है। कोई जरूरी नहीं कि वृद्धि माने क्या होता है केवल बढ़ना, नहीं, वृद्धि माने घटना भी होता है, वृद्धि माने बढ़ना भी होता है। अब यहाँ पे दो बातें आ जाएगी, वृद्धि हो रही है धनात्मक रूप से, इसका मतलब बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है ऋणात्मक रूप से, इसका मतलब घट रहा है। दोनों स्थिति को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो किसी जनसंख्या में, किसी समष्टि में यदि वृद्धि हो रही है दो प्रकार से, यानी कि यहां पर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, यहां पर संख्या घटती जाएगी, दोनों स्थिति क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। और यदि किसी समष्टि की वृद्धि करानी है, मतलब कि जनसंख्या को बढ़ानी है, तो क्या क्या बिंदु होने चाहिए हमारे पास कि उस क्षेत्र का क्या होना चाहिए? जन्म दर बढ़ना चाहिए। यदि जन्म दर ज्यादा होगा तो उस क्षेत्र में मिलने वाली जो समष्टि होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा, यहां पर आवास बहुत ज्यादा लिया जाए। अब खुदा का यदि हमको क्या कराना है भाई? समष्टि में वृद्धि कराना है। कैसा वृद्धि कराना है? धनात्मक वृद्धि कराना है। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर जन्म दर बढ़ाना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? अपने बच्चों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ इस क्षेत्र का समष्टि क्या हो जाएगा? वृद्धि कर जाएगा। कैसा वृद्धि करेगा? धनात्मक वृद्धि करेगा, संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। दूसरा, कि देहात से लोग आकर के कुदरा में बसने लगे, तब भी क्या होगा? कुदरा की जनसंख्या का, समष्टि का धनात्मक वृद्धि होगा। ठीक है, अब आइए ऋणात्मक वृद्धि की बात करें। यहाँ हम कुदरा में क्या कराना चाहते हैं? ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि कुदरा में मिलने वाला जो समष्टि है, जो जनसंख्या है, उसमें कमी लाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा? इस क्षेत्र का मृत्यु दर बढ़ाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे मृत्यु दर बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मरने लगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र का समष्टि वृद्धि गिर जाएगा। किसमें? ऋणात्मक में कि धनात्मक में? ऋणात्मक में। दूसरा, कि कुदरा से लोग यदि प्रवास करने लगे, यानी कि कुदरा छोड़कर लोग कहीं और जाने लगे ज्यादा से ज्यादा, तब भी क्या होगा? वृद्धि होगा। कैसा वृद्धि होगा? ऋणात्मक वृद्धि होगा। कुल मिला जुलाकर समष्टि का जो वृद्धि होता है दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कराने के लिए ये दोनों कारक जिम्मेदार हैं और ऋणात्मक कराने के लिए वो दोनों कारक। उसके बाद ये हो जाए तो अगला टॉपिक लेकर के आइएगा, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। हो गया, 5 हमारे गुण खत्म हो गए। छठा और अंतिम गुण है आपका जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा देखिए, जैसे एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? शांत 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 शांत, इससे पूछना चाहिए हमें। गोवर्धन बता बाबू, तू ही बता। ये एक क्षेत्र है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 1 किलोमीटर, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, 1 किलोमीटर होगा। वाह, बताइए। मैथ कमजोर है हमारा, इतना भी कमजोर नहीं है। हाँ जी, खड़े हो जाइए। 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा। पीछे मैथमेटिक्स वाले से पूछ लिया, बैठ जाओ। क्या होता है भाई, अगर मुझे किसी क्षेत्र का क्या करना होता है? क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या कहता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो 1 गुणे 1 क्या होगा? 1 होगा। उसके साथ साथ वो लंबाई का मात्रक का भी क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल निकलेगा, वो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। अब हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्रफल में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, इसका मतलब व्यष्टि रह रहे हैं कि समष्टि रह रहे हैं? समष्टियां पाई जा रही हैं। अब हमें क्या निकालना है? समष्टि का घनत्व निकालना है कि यहां पर मिलने वाली जो समष्टि है उस समष्टि का घनत्व कितना है। तो समष्टि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, कि जो वहां पे समष्टि पाई जा रही है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जनसंख्या
बटा क्षेत्रफल, ये क्या कहलाएगा आपका समष्टि का घनत्व। तो सीधा सीधा अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो क्या लिखूंगा कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में, अब यहाँ पे क्षेत्रफल जरूर लगा दीजिएगा, क्षेत्र का नहीं हटा करके क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ही हम देखते हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या पाई जा रही है, वो जनसंख्या उस क्षेत्रफल का क्या कहलाता है, समष्टि घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर यदि 500 लोग मिल रहे हैं, 500 व्यष्टियां मिल रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ का जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा, 500 प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चा, यहाँ का समष्टि घनत्व होगा। खत्म। ये था क्या आपका 6 समष्टि का गुण। अरे 10-15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। वृद्धि मॉडल, ग्रोथ मॉडल। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम क्या देखने जा रहे हैं, चरघातांकी। चरघातांकी वृद्धि मॉडल, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सुनिएगा जरा कि एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी ग्रोथ मॉडल क्या होता है। तो आपके ग्राफ में कुछ यूं दिखाया गया होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको कहा जाता है कि जे शेप। ठीक है, तो चरघातांकी जो मॉडल होता है इसका आकार कैसा होता है, जे शेप होता है। ठीक है, पहला बात याद रखिएगा। दूसरा कि ये जे शेप क्या बता रहा होता है, तो ये एक क्षेत्र में, इधर नीचे दिखा देते हैं हम समय को कि कितने समय में हो रहा है ये। ठीक है, और इधर दिखा देते हैं क्या हम लोग, जनसंख्या को। यानी कि ऊपर वाले ग्राफ पे दिखाया गया जनसंख्या को, नीचे वाले पे दिखाया गया समय को, कि कितने समय में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। देखो यहां से जनसंख्या 0 से तो शुरू हुई थी, धीरे 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 धीरे, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया, बढ़ गया। अब अचानक से बढ़ने के पीछे का कारण क्या होता है, देखें जरा। मान लिया जाए कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र में क्या हो रहा है कि संसाधन बहुत ज्यादा हैं। संसाधन मतलब कि जिनका प्रयोग क्या करते हैं, समष्टियां करते हैं। पहले ही बता दिया है कि समष्टि का लक्षण है क्या करना, संसाधनों का उपयोग करना। यहाँ पे बहुत ज्यादा संसाधन है, तेल है, पानी है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे उत्पाद भरे पड़े हैं। ठीक है, देखो जरा कहाँ हो रहा है बात, यहां से फोकस थोड़ा टूट जाता है आप लोग का। देखो क्या बोला कि किसी एक क्षेत्र में क्या मिल रहा है कि संसाधन, आप कह लोगे अपार मिल रहा है। हालांकि संसाधन अपार नहीं होते, संसाधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जस्ट क्या हम करना है, इस ग्राफ को समझने के लिए ये बात को याद रखिएगा कि कोई भी संसाधन लिमिटेड होता है। जैसे हमारे अगर पृथ्वी पर क्या मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, कोई भी चीज है, ये क्या है, संसाधन है। और संसाधन लिमिटेड होता है। एक ऐसा समय आएगा जब ये संसाधन खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर समष्टियां बिल्कुल नहीं है, या है तो बहुत कम। ठीक है, तो वहां के लिए संसाधन क्या होगा, अपार होगा। मान लीजिए कि यहां पर इतने संसाधन है कि यहां पर 1 लाख लोग रह सकते हैं आसानी से, सारे संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं 1 लाख लोग। लेकिन यहां पर मिल रहे हैं क्या, 1000 लोग। तो क्या नहीं कह सकता कि यहां पे संसाधन क्या है, बहुत ज्यादा अपार है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इस संसाधन का प्रयोग करने के लिए ये 1000 लोग क्या करेंगे, पहले तो बहुत तेजी से क्या करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि करेंगे। उसके साथ साथ बाहर से भी लोग आकर के क्या हो जाएंगे, यहां पर बसने लगेंगे। तो क्या नहीं लगता कि इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो अचानक से वृद्धि कर जाएगी। ठीक है, तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में यदि किसी संसाधन को देखते हुए या अपार संसाधन के मिलने के पश्चात वहां पे क्या हो जाएगी, जनसंख्या अचानक से बढ़ जाएगी। तो ऐसा जनसंख्या बढ़ना क्या कहलाता है बच्चा, चरघातांकी कहलाता है। ठीक है, पहला मॉडल समझ में आ गया। दूसरा मॉडल देखो, दूसरा मॉडल को क्या कहते हैं, संभार तंत्र कहते हैं। अब संभार तंत्र कुछ यूं बना होगा ऐसा, क्या यहाँ पे एस बन रहा है क्या, इसको कहते हैं सिग्मोइड, या फिर हम लोग कहते हैं इसको एस शेप।
सिग्मोइड कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ देखो कि भाई जनसंख्या तो बढ़ा था, जैसे ये बढ़ा है, ये जाकर के बढ़ा था, लेकिन जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया, संसाधन बहुत ज्यादा थे, जनसंख्या कम थी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, संसाधन को खत्म करने के लिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगा कि संसाधन बढ़ेंगे? संसाधन क्या होता है, कम होता है, लिमिटेड होता है संसाधन, एक निश्चित समय के बाद संसाधन क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। तो जनसंख्या यहाँ पे बढ़ गई, जनसंख्या की वृद्धि हो गई, अचानक से वृद्धि हुई, तो हमने क्या बोलिया कि यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है किस आधार पे हुआ है, चरघातांकी वृद्धि मॉडल के आधार पे हुआ है। कुछ समय के बाद जब ये संसाधन यहाँ पे अपार हम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा था, लेकिन कब था कि जब वहां की जनसंख्या क्या थी, कम। अब यहाँ पे जनसंख्या अचानक से चरघातांकी मॉडल के हिसाब से क्या हो गई है, बढ़ गई है। संसाधन अब यहाँ पे क्या है, अपार नहीं है, अब क्या हो जाएंगे बच्चा, सीमित हो जाएंगे, कम पड़ने लगेंगे, जिस कारण से अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी तो थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसाधन भी अब यहाँ पर क्या मिलेंगे, सीमित मिलेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो ऐसा ग्राफ यदि दिखाया जा रहा है किसी में, जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो जनसंख्या क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है बच्चा, संभार तंत्र वृद्धि मॉडल। चरघातांकी में किसको दिखाया जाता है, अचानक से हुए जनसंख्या वृद्धि को, और संभार तंत्र में किसको बताया जाता है कि अचानक से जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है, संसाधन कम होने के बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी, एक स्थिर स्थिति में चलेगी। उसको दिखाते हैं हम लोग किसको, संभार तंत्र को। अब इसमें दिखाया गया होगा क्या बच्चा, कुछ फॉर्मूला dN/dt। ठीक है, ठीक है। अब ये dN/dt क्या स्क्रीन एरिया में है ना, स्क्रीन एरिया में है या, चल अब जो dN/dt है ये क्या, तो d माने का है डिफरेंशिएशन, ठीक है, t माने का है टाइम, और n क्या है, जनसंख्या जो बढ़ रही है ना वो है। और अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर एक्चुअल जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसका पता लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यू ना लिख करके हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि d माइनस डी इंटू n डिवाइडेड बाई dt, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका d। बात समझे? तो ये होता है एक एक्चुअल क्या, एक जनसंख्या वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पे आपको कुछ काम नहीं करना है, ये डिफरेंशिएशन बताता है d, ये भी डिफरेंशिएशन बताता है, b माइनस डी क्या बताता है आपका, एक एक्चुअल जनसंख्या कितनी बड़ी है वो। तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट आता है उसको कहते हैं हम लोग rn, rn कहा जाता है, r इंटू n। ठीक है, तो b क्या हो गया कि उस क्षेत्र में कितने लोगों ने जन्म लिया है, d कितने लोग वहां पे मर गए हैं, n जो वहां की पहले की जनसंख्या है वो। उसके बाद ये dt कितने समय में बढ़ा है। फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, फॉर्मूला हाँ हालांकि याद जरूर रखिएगा, ये फॉर्मूला कभी कभार पूछ देता है। अब इसको समझना है तो सीधा यहाँ पे समझ लीजिए क्या हुआ कि भाई इससे पहले बताया था कि यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों ने क्या किया, एक साल में जन्म लिया। तो यहाँ की जनसंख्या दर कितनी है, अगर हमें एक्यूरेट पता लगाना होगा तो क्या करना होगा कि उस एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया है ये तो हमने पता लगा लिया, उस एक साल के भीतर कितने लोगों ने मृत्यु ग्रहण किया है उसका भी पता लगाना पड़ेगा। पता चला कि 50 लोग मर गए हैं वहां पे, तो क्या करेंगे हम एक्चुअल यहाँ पे जन्म दर का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले b माइनस डी यानी कि 100 माइनस 50, तब क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तब जाके हमें क्या मिलेगा, वहां का एक एक्चुअल डेटा मिलेगा किसका, जन्म दर का। बात समझे? तो ये दोनों के दोनों आपके वृद्धि मॉडल है जो किसी एक क्षेत्र में हो रही समष्टि के जनसंख्या की वृद्धि को बतला सकते हैं। अगर वहां पे संसाधन अपार है तो वहां पे जनसंख्या का वृद्धि मॉडल कैसा होगा, चरघातांकी होगा। और यदि उस अपार संसाधन का प्रयोग करने के बाद जनसंख्या वहां की स्थिर हो गई है उसको दिखाएंगे तो किस मॉडल पे दिखाएंगे हम लोग, संभार तंत्र पे दिखाएंगे। ठीक है।